हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज सीएस उमेश गुलेरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस में रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका इम्पैक्ट यूएस की एज वेल एज इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया की स्टॉक मार्केट्स पे क्या फर्क पड़ सकता है। रिसेशन कंसीडर करने का जनरली कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक जनरल मेट्रिक बनाया गया है कि अगर किसी भी इकोनॉमी का 2 क्वार्टर रियल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहता है या डिग्रोथ आती है तो उसे रिसेशन कंसीडर किया जाता है। और इस चार्ट में अगर हम अभी तक देखें तो पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पे है और यहाँ को देख के लगता है कि अभी तो यूएस में रिसेशन नहीं आया है क्योंकि कहीं भी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली डिग्रोथ नहीं हुई है। बट दैट डजंट मीन कि आने वाले टाइम में भी सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। देखिए, इकोनॉमी कभी भी चेंज हो सकती है। देयरफॉर एज एन इन्वेस्टर हमारा काम है कि हम इसमें थोड़ा डिग डाउन करें और पता लगाएं कि रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी कैसे और किन फैक्टर्स की वजह से बन सकती है। और इन्हीं फैक्टर्स में सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से होने वाला इकोनॉमिक स्लोडाउन। देखिए, यूएस फेड रिजर्व जनरली 2% के इन्फ्लेशन रेट को हेल्दी मानता है यूएस की इकोनॉमी के लिए। और प्री कोविड ये इन्फ्लेशन नंबर 1.5 से 2.5 की रेंज में ही फ्लक्चुएट करता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया इन्फ्लेशन के नंबर स्काईरॉकेट हो गए। इनफैक्ट 2022 में इन्फ्लेशन 8% पहुंच गई, बट उसके बाद कुछ मेजर्स की वजह से थोड़ा कूल डाउन देखने को मिला है और अभी इन्फ्लेशन अराउंड 3 से 4% की रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है। और इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक स्लोडाउन में अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में एक रोल समझाऊं तो देखिए, जैसे ही इन्फ्लेशन होगी गवर्नमेंट या फेड रिजर्व क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा जिससे कि लोगों की बोरोइंग पावर कम होगी और अल्टीमेटली कंजम्पशन भी वो कम करेंगे। फिर अब इससे इन्फ्लेशन तो कूल डाउन हो जाएगी, बट कम हुई कंजम्पशन की वजह से एक स्लोडाउन के सिनेरियो बन जाएगा और अगर इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया तो बाद में यही चीज रिसेशन की फॉर्म में निकल के आ सकती है। और यही चीज यूएस के साथ भी हुई। देखिए, हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से और प्लस इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड होने की वजह से लोगों की कंजम्पशन पावर में एक डिक्लाइन देखा गया। अगर आप ये डेटा यहाँ पे देखें तो यू विल फाइंड कि हाउसिंग या फिर इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर जैसे कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सर्विसेज एटसेट्रा, उनका जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले 3 साल में कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। हेंस इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इन्फ्लेशन का एक्चुअल कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ता है जो फिर जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो यूएस फेड इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं करता। देखिए, इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। यूएस फेड को एक बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है। एक साइड जीडीपी ग्रोथ है तो दूसरी साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप इस चार्ट को यहाँ देखें तो यू विल फाइंड कि यूएस गवर्नमेंट ने या फिर यूएस फेड ने मेजर रेट कट्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स को 1% से नीचे ले जाना ओनली रिसेशन के टाइम पे ही किया है, जो कि 2000 के अराउंड .com बबल की वजह से आया था। देन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एंड फाइनली 2020 में कोविड पेंडेमिक की वजह से रेट कट किए गए थे। सो कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी हम ऑफिशियली रिसेशन में एंटर नहीं किए हैं, सो लेस देन 1% के रेट इंटरेस्ट रेट्स देख पाना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, करंट लेवल से थोड़े बहुत रेट कट्स किए जा सकते हैं स्लाइट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए, बट ब्रॉडर लेवल पे एक मेजर रेट कट्स देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इकोनॉमी का या फिर जीडीपी में बहुत अच्छी ग्रोथ आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप अभी तक के वीडियो में आप जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और रिसेशन का कोरिलेशन समझ चुके होंगे। आइए अब जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ को छोड़ के क्या कुछ ऐसे टूल्स या मैट्रिक्स हैं जिनसे हम एक आइडिया या एस्टिमेट लगा सकें कि आने वाले टाइम में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। तो आइए इस सेगमेंट में हम वो समझते हैं। अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं तो ये मैथमेटिकली बहुत ही इम्पॉसिबल है किसी को भी प्रिडिक्ट कर पाना कि कब रिसेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकली कुछ चीजें हैं जो वेरियस इकोनॉमिस्ट या मार्केट एनालिस्ट्स ने यूज की हैं रिसेशन की प्रिडिक्शन में, जैसे कि यील्ड कर्व इन्वर्जन। अब ये होता क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जो लोन देती है वो होता है बॉन्ड्स की फॉर्म में, जिसमें एनालिस्ट मेनली 2 ईयर बॉन्ड और 10 ईयर बॉन्ड को यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिसेशन का प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसमें होता क्या है? देखिए, नॉर्मली अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट को 10 साल के लिए लोन दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके लिए उसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कंपेयर टू ए 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। बट यील्ड कर्व इन्वर्जन की केस में होता क्या है कि इसमें 2 ईयर बॉन्ड की यील्ड ज्यादा हो जाती है 10 ईयर बॉन्ड से। बट ऐसा होता कैसे है? देखिए, जब भी इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं फेड के द्वारा, तो इन्वेस्टर्स को लगता है
कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है, जिसकी वजह से वो सेफ हेवन एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। और बॉन्ड्स भी एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, क्योंकि लोगों का परसेप्शन होता है कि सरकार तो पैसे चुकाएगी ही। हेंस ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ अपना रुख करते हैं, दैट इज 10 ईयर बॉन्ड। बट अब यहाँ होता क्या है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट उतना ही है, बट इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से वो लोग सेम बॉन्ड के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी वजह से इनकी यील्ड में कमी आ जाती है। और इसी मिसमैच को, जहां शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड ज्यादा मिल रही हो कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, उसी को यील्ड कर्व इन्वर्जन कहा जाता है। और 1960s से जो भी रिसेशन यूएस में आया है, उसमें हमेशा यील्ड कर्व इन्वर्जन देखा गया था। हेंस एनालिस्ट इसे काफी फ्रिक्वेंटली अब यूज करना शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिसेशन, क्योंकि हिस्टोरिकली यील्ड कर्व इन्वर्जन स्टार्ट होने के बाद विद इन नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स रिसेशन यूएस में आ गया था। हेंस इस मेट्रिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसके हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की वजह से। एंड करंट सिनेरियो में भी पिछले 2-3 साल से यील्ड कर्व इन्वर्जन बना हुआ है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केवियट है, दैट इज ओनली यील्ड कर्व इन्वर्जन के बेसिस पे ही हमेशा रिसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। There was always something along with yield curve inversion। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जब जब yield curve inversion हुआ, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जरूर हुआ, जैसे कि .com बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस, गल्फ वॉर या फिर कोविड पेंडेमिक बोल लीजिए। सो एज एन इन्वेस्टर हमारा रोल बनता है कि हमने yield curve inversion तो स्पॉट कर लिया, बट उसके साथ वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा जो कि रिसेशन को ट्रिगर करेगा, उसको ढूंढना हमारा कोर पर्पस यहाँ पे बनेगा। और उसके लिए अभी मार्केट में जो सबसे ज्यादा रीजन सर्कुलेट हो रहा है वो है एआई बबल का। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि अभी एआई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरी कंपनी एआई की बात कर रही है, चाहे वो नवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, चैट जीपीटी या आपकी नॉर्मल कोई भी टेक कंपनी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब 2000 में .com बबल हुआ था तो काइंड ऑफ सिमिलर सिनेरियो क्रिएट हुआ था। हर दूसरी कंपनी .com की बात कर रही थी कि हम टेक में ये कर रहे हैं। और ये बबल चैट जीपीटी जैसी अनलिस्टेड कंपनीज तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट लिस्टेड स्टॉक्स पे भी देखने को मिला है। अगर आप इस टेबल को यहाँ देखें तो यू विल फाइंड कि कोविड के बाद जो बुल रन आया था यूएस के स्टॉक्स में, वो मेनली टेक और एआई ओरिएंटेड स्टॉक्स की वजह से आया था, जहां S&P 500 एंड टेक हैवी नेस्डेक का इंडेक्स जो है उसने डाउ जोन्स को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। और इस बबल का सबसे बड़ा रीजन है राउंड ट्रिपिंग। देखिए वो क्या रहा है, एआई का जो पैसा है वो बेसिकली कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के बीच में ही घूम रहा है, जिसमें आती हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, चैट जीपीटी, आपका ओरेकल, नवीडिया एटसेट्रा। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में पैसा इन्वेस्ट किया, अब चैट जीपीटी के पास वो पैसा आया, अब चैट जीपीटी उसी से माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज अवेल कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक तरफ तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिखा दिया कि उसने इन्वेस्टमेंट्स की है, और दूसरी साइड से वो पैसा घूम के उन्हीं के पास रेवेन्यू फॉर्म में आ गया। तो अल्टीमेटली इससे उनकी वैल्यूएशन डबल, एक तरह से डबल वे में इन्फ्लेट कर गई। एक तो इन्वेस्टर्स जहां सोच रहे हैं कि इन्होंने चैट जीपीटी में इन्वेस्ट किया है इसलिए इनकी वैल्यूएशन और हाई होनी चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट चैट जीपीटी का जो रेवेन्यू आ रहा है उससे भी वो स्काई रॉकेट कर रही है। सो अगर इनमें से कोई एक प्लेयर ने भी बीच में कुछ गड़बड़ कर दी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट या फिर किसी टाइप ऑफ सर्विसेज के फेलियर में, तो वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह सारा ये बबल बर्स्ट हो जाएगा। एंड इसके रिपल इफेक्ट ओनली एआई ओनली कंपनीज नहीं बल्कि इंडेक्सेस पे भी पड़ेगा, और यही हमारे पर्सपेक्टिव में वो ट्रिगर बनेगा जो शायद यूएस में रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है। और ये बस हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, सैम ऑल्टमैन जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, उन्होंने ओपनली क्लेम किया है कि एआई में अभी बबल चल रहा है। सिमिलर एक इंटरव्यू आया है जेफ बेजोस का, जिन्होंने सेम बबल की बात की है। तो इट मीन्स कि मार्केट के पार्टिसिपेंट जब खुद बोलने लग जाएं कि इस सेगमेंट में बबल है, तो हमें एज एन इन्वेस्टर एक कॉशियस आउटलुक लेनी चाहिए, क्योंकि इस क्रैश का इम्पैक्ट यूएस की मार्केट पर ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। हेंस करंटली हमारा गोल होना चाहिए कि हम एक कॉशियस अप्रोच लेके चलें, जहां पे हम
थोड़े सेफ एसेट्स की तरह भी फंड्स डिप्लॉय करना शुरू करें, क्योंकि अगर मार्केट में क्रैश आता है तो हम काफी बुरे तरीके से इसमें फंस सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि यूएस में अभी इकोनॉमी कैसे कर रही है, आने वाले टाइम के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और अगर इन केस रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है तो उसका ट्रिगर क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज में इंटरेस्टेड हो तो हमारा स्मॉल केस जरूर चेकआउट करें। लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। थैंक यू।